हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस क्लास में हम DSSS PRT 30 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के पेडागोजी क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं इन 100 क्वेश्चंस में DSSB ने हमसे कितनी प्यार भरी बातें करी और कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत किए, और किए तो किस सोच से किए, कहाँ से करे। ठीक है, बेसिकली सोर्स की बात है। स्टार्ट करते हैं भाई सीधा, कोई आलतू फालतू की बात नहीं। साइकोसेक्सुअल एनालिसिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, आप सभी ने कर दिया होगा, सिगमंड फ्रूड साहब ने थ्योरी दी थी, है ना। हिंदी में एक बार आप देख लो। मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया भाई? सिगमंड फ्रूड साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वापिस आ जाओ भाई इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एबिलिटीज द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म विद द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट बट कैन नॉट येट परफॉर्म ऑन देयर ओन इज नोन एज। बेसिकली एक रेंज होती है कि ये आपको पता ही है कितना बच्चा खुद से कर पा रहा है और कितना बच्चा दूसरों की हेल्प से कर पा रहा है, वही पूछा हुआ है। तो ये और कुछ नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। सेफालोकॉडल, ग्रॉस मोटर स्किल, प्रॉक्सिमो डिजिटल, ये जबरदस्ती का ऑप्शन आप सबने ठीक कर दिया होगा इसका आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, अगर स्केल फोल्डिंग होता थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, बट वो है नहीं यहाँ पे। क्षमताओं की सीमा के अनुसार व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अभी तक अपने दम पर प्रदर्शन नहीं कर सकता। इससे किस रूप में जाना जाता है? तो भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल के रूप में जाना जाता है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, एक बज गया है प्रॉक्सिमो डिजिटल, जो कि गलत है। हिंदी वालों में किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है भाई, हिंदी में ना वो दिखाऊंगा मैं जो थोड़ा से मुश्किल लग सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे शायद इसमें थोड़ा सा लाइक लड़खड़ा जाएं, गलत कर दें। चलो, इन रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 टू प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस फॉर मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, validating ideas or quality of work based on a set of criteria and looking at the problems in a critical way comes under the category of देखो भाई, एक बात ये सुन लो। इससे वीडियो को देखने से पहले आपको पर्टिकुलरली जाके 30 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर अटेंड करना है, तब जाके ये क्लास देखनी है। बिना उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करे ये क्लास आपके किसी भी काम की नहीं होगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। पॉइंट इज क्लियर? चलो, ये बोला गया है, हिंदी में दिखाई देता हूँ लो। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001 में सूचनाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए विचारों को प्रस्तुत करना और उनका बचाव करना, मानदंडों के एक समूह के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को आलोचनात्मक तरीके से देखना की श्रेणी में आता है, ये बोला है भाई। सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आ रखा है, 2 सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पे आया हुआ है टू प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियन फॉर मेकिंग जजमेंट। जहां पे भी जजमेंट बनाने की बात आ गई, वहां पे हमारा इवेल्युएशन आ जाता है। ये हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो आपको पता है असेसमेंट होती है, अगर उस असेसमेंट में वैल्यूड जजमेंट जुड़ जाता है तो वो इवेल्युएशन बन जाती है। जब भी हम जजमेंट करेंगे किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, है ना, चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है, तो इवेल्युएशन ही हुआ वो, और तो क्या हुआ। समझ के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं भाई। द डैश नोशन ऑफ सोशल लर्निंग स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू मोर पॉपुलर पियाजेज आइडिया ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई इन चारों में से सोशल लर्निंग की थ्योरी हमारे वाइगोस्की साहब की थी, है ना, और तो किसी की थी नहीं, तो इसका सबने कर दिया होगा। 6th क्वेश्चन, डैश अकर्स व्हेन अ बिहेवियर इज पनिश्ड that is the inclination to do something may be there but it is overlaid by anticipation of punishment। देख लो हिंदी में। डैश तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है, यानी कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से अधिक हो जाती है। तो भाई मिलान, निषेध, सहूलियत, सहायता, ये हमने ऑलरेडी
एनआईएस में किया हुआ है। जब आप किसी बिहेवियर को कॉपी कर रहे हो किसी मॉडल से और आप देखते हो भाई उस मॉडल को पनिश होता हुआ, तो आप उस बिहेवियर को रोक देती हो, जिसे हम कहते हैं इनहिबिशन, है ना। और इसी के अंदर हमने दो चीज इफेक्ट पढ़े थे, एक डिसइनहिबिटरी इफेक्ट और एक इनहिबिटरी इफेक्ट। याद आया? वहीं से सवाल उठाया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ग्रुप बनाया गया डिफरेंट लेवल्स का, डिफरेंट एबिलिटीज का बच्चों के साथ एक ग्रुप असाइनमेंट के लिए। तो वो किस टाइप का ग्रुप है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? तो भाई मिक्स ग्रुपिंग है तो हेट्रोजीनियस ग्रुप है। ये टुचे मुचे मत कर देना, हाई ऑर्डर थिंकिंग मैनेजमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग। होमोजीनियस तब होता है जब एक तरीके के बच्चे हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, बट यहाँ पे देख पा रहे हो डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट एबिलिटीज। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो कब देखने की है? जब आप 30 मार्च 2022 शिफ्ट 2 को अटेम्प्ट कर लो तब इस वीडियो पे आना, वरना मत आना भाई, कोई फायदा नहीं मिलेगा इस वीडियो पे आने का। At what stage do senses work as the teacher for a child to perceive knowledge about surroundings? तो भाई किस स्टेज पे बच्चा अपनी सेंसेस से नॉलेज को परसीव करता है? सेंसरी मोटर स्टेज पे। बट ऑब्वियस सवाल है ना। बच्चे को परिवेश के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस अवस्था में इंद्रियां शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? तो आपको पता ही है। अगला सवाल देख लो, प्राथमिक कारक कौन से हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो प्राइमरी फैक्टर्स बताने हैं सोशलाइजेशन के, बेसिकली प्राइमरी एजेंट्स बताने हैं सोशलाइजेशन के। तो भाई फैमिली तो होती है, तो इसमें फैमिली वाले दो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन फैमिली एंड नेबर्स और फोर्थ ऑप्शन फैमिली एंड मीडिया। मीडिया आता है सेकेंडरी एजेंट्स में, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, और नेबर्स आता है प्राइमरी में, तो फैमिली एंड नेबर्स। ठीक है। 10th, Abhinav tends to act aggressively when it comes to cooperating with his peer groups in games and other activities. This goes against the norm of the school, so Abhinav need help in। तो भाई अभिनव बहुत गुस्सा हो जाता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है जब वो कोई काम कर रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, एक्टिविटी कर रहा होता है। तो भाई किस डोमेन में उसको हेल्प चाहिए? इफेक्टिव डोमेन में, है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। इसका ना डिसिप्लिन वन बहुत ईजी था, बहुत ईजी। द साइकोमोटर डोमेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो इसमें देख लो आप, मतलब जब थोड़ा सा ही ना टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया ना, बच्चों की परसेंटेज डाउन। सिर्फ देख लो आप, 5% बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, सिर्फ 5% बच्चों ने, है ना। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं अलग कि बहुत ही लाइक अलग तगड़ा क्वेश्चन पूछ लियो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। The psychomotor domain is characterized by progressive level of behavior from observation to mastery of physical skill. Simpson built this taxonomy on the work of Bloom and others. Choose the wrong option. Basically जो सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन था, उसकी दो अलग अलग लोगों ने कैटेगराइज किया था, एक डेव ने एक सिम्पसन ने, है ना। तो इधर सिम्पसन का पूछा है कि उन्होंने जो कैटेगराइजेशन करी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नहीं है। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, या फिर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड रुकना। लो भाई, ये ऑलरेडी कर चुके ना। एक तो साइकोमोटर डोमेन था हमारा डेव का, इमिटेशन मैनिपुलेशन सारे, और ये हमने इससे ऊपर जस्ट किया था कौन सा? सिम्पसन वाला। ये लिखा हुआ है सिम्पसन, देखो ये लिखा हुआ है सिम्पसन, है ना। तो ये उनका ही है भाई, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला परसेप्शन, फिर सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म एंड कोवर्ट कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, और लास्ट है अडेप्टिंग एंड ओरिजिनेटिंग। ये मैंने सबको समझा दिया था क्या है क्या नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं है, बाकी सारे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की क्लास जाके देख लेना। 12th, हिंज डायलेमा, ये आप देखते कर दो यार, टुचे मुझे क्वेश्चन पे ना मैं टाइम नहीं दे रहा, कोई फायदा नहीं टुचे मुझे क्वेश्चन पे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो कि डील करता है हमारे इमोशन से, सच एज फीलिंग, सबने कर दिया इफेक्टिव डोमेन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 14th क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टिपिकली डेवलप्स ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। डेट एन ऑब्जेक्ट की भाई, अगर कौन सी स्किल डेवलप होती है, हम इनमें से कौन सी जो ऑप्शन में दी हुई है, कि जब हमें पता लग जाता है कि जो हमारी कोई ऑब्जेक्ट नजरों के सामने नहीं है तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। डेट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन इट डिसअपियर्स फ्रॉम आवर साइट। तो कौन सी है भाई? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हिंदी में देख लो। यह समझ आमतौर पर प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान विकसित होती है कि कोई वस्तु जब भी मौजूद रहती है तब वह दृष्टि या अन्य इंद्रियों से गायब हो जाती है, उन्हें कहा जाता है वस्तु स्थायित्व, है ना।
इंग्लिश में चलते हैं भाई सीधा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की डैश एंड डैश आर इनिशियल सेपरेट runs parallel from origin of life becoming interdependent at the age of 3। तो भाई कौन कौन से साइड बाय साइड पैरेलली रन करते हैं? तो लैंग्वेज एंड थॉट, यही हमने वाइगोस्की में बात करी थी, है ना। ये बोलता है कि जो वाइगोस्की साहब हैं बोलते हैं लैंग्वेज प्रीसीड्स थॉट, पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है ना। और जो हमारे प्यारे साहब हैं वो बोलते हैं डेवलपमेंट पहले आएगी फिर बाद में लैंग्वेज आएगी, है ना। ये बोलते लैंग्वेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट, प्यारे साहब बोलते डेवलपमेंट प्रीसीड्स लैंग्वेज। तो दोनों का थोड़ा सा व्यू पॉइंट अलग अलग था। 16, जब हम किसी बच्चे को काम करते हुए MKO द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर्स द्वारा कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, हिंट प्रोवाइड कराएं, क्यूज प्रोवाइड कराएं टेम्परेरी सपोर्ट की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्केल फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्केल फोल्डिंग बेसिकली सपोर्ट, अगर आपने घर बनते हुए देखे ना तो उसमें वो बड़ी बड़ी बेड़ियां सी लगा रखी होती हैं, बहुत लाइक कैसे बताऊं, फोटो एक बार आप सर्च कर लेना स्केल फोल्डिंग क्या होती है, मैं दिखाई दे को। लो देख रहे हो, ये सपोर्ट ही प्रोवाइड किया है ना बिल्डिंग को पहले बनने के लिए, तो इसे हम स्केल फोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये इसी को स्केल फोल्डिंग कहते हैं। तो इन्होंने वहीं से टर्म ये उठा लिया सीधा वहां पे। पॉइंट इज क्लियर। 17 चलते हैं जी। पेवलोव डेवलप्ड आ थ्योरी, बेसिकली कुछ नहीं है, पेवलोव की थ्योरी का नाम पूछा हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग सबको पता है, ये बाकी टूचा मुचा लिख दिया कि डॉग ने क्या किया, रिंग हुआ, बेल हुआ, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, वो सब लिखा हुआ है उल्टा सीधा। बेसिकली नाम पूछा हुआ है तो क्लासिकल कंडीशनिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्लास को देखने से पहले भाई 30 मार्च 2022 शिफ्ट का पेपर दे आना, कहीं इसमें जाके बैठ जाओ भाई। पता है पहली क्लास देख लोगे ना तो फिर क्या होगा, जब आप इस शिफ्ट को अटेम्प्ट करोगे खुद से पहली बार तो ओरिजिनल परफॉर्मेंस आपकी निकल के नहीं आएगी, क्योंकि आपने आंसर पहले से देख लिए हैं। कॉग्निटिव वर्ब इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन, तो अंडरस्टैंडिंग को हटा के कौन सी एक वर्ब जोड़ दी गई थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में? तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब कॉम्प्रिहेंड होता है, तो कॉम्प्रिहेंड जोड़ दी थी, है ना। ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दी गई जानकारी को समझने के लिए किस संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो बोध। इंग्लिश में चलते हैं जी। एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग द एटीट्यूड दैट हिज ओपिनियन कन्फ्लिक्ट्स विद हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सिबलिंग राइवलरी, वेरियस मूड स्विंग्स। तो इसमें कौन सी स्टेज में भाई मूड स्विंग्स की बात आई गई है तो एडोलेसेंस की बात आ जाएगी, सबने कर दिया होगा बेस्ट। किस अवस्था में बच्चा यह है रवैया विकसित करना शुरू कर देता है कि उसकी राय परिवार के साथ संघर्ष करती है, दोस्त परिवार है और सहोदर प्रतिद्वंदता और विभिन्न मिजाज विकसित होने लगते हैं? तो ये भाई किशोर अवस्था है और कुछ नहीं है। देखा, इसका देखो पहला डिसिप्लिन बहुत आसान था। आफ्टर 9 months व्हेन द बेबी इज थ्रस्ट इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम द मदर्स वॉर्म, जब 9 महीने बाद बच्चा पेट से निकलता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं भाई? कंक्रीट ऑपरेशनल प्रीनेटल इन्फेंसी। प्रीनेटल तो जब वो पेट में होता है तब कहते हैं, अभी इसको बोलेंगे इन्फेंट, जो कि 0 से 2 साल तक हुआ। ये अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं इन्फेंसी को लिखा हुआ है 0 से, कहीं बेबीहुड स्टार्ट कर दिया है एक एक के बाद, है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, बाकी इन्फेंसी। डिसिप्लिन 2 में आते हैं जी। हाँ, ये क्वेश्चन दिख जाएगा ना, ऐसे दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ आपको क्वेश्चन ढंग से दिख रहा है कि नहीं। विंडोड प्रोजेक्टर, हाँ दिख रहा है। Like the sound of sonata, like Mozart, Einstein, and Whitman, you too will go someday. But like the abstract structure of musical composition, the space-time coordinates is। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आपने ना पढ़ा हो मैं मानता हूं, पर अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे ना तो ये ऑड वन आउट की तरह ही है, कुछ नहीं है। Like the sounds of sonata, like Mozart, Einstein, and Whitman, you too will be gone every day. But like the abstract structure of musical composition, the space-time coordinates is basically ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि जैसे घड़ी की आवाज या फिर जैसे कोई सितार की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज, ये इधर ही घूमती रहेंगी। आप एक दिन चले जाओगे बट आपके जो कण है वो यहीं रह जाएंगे, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आपकी एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है। अच्छा ये समझ भी ना आया, ऑप्शंस देख लो यार, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी किताब है, महात्मा गांधी जी की, तो वो तो इसके बारे में नहीं है। एटम्स के बारे में, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, ये तो कोई फिजिक्स की किताब है। अनटचेबल्स नहीं है, अनटचेबल भी किताब है, पता नहीं आनंद साहब की, क्या नाम है उनका, एक बार मैं बताता हूँ आपको, देख के रुको। मुल्क राज आनंद साहब की किताब है। तो अनटचेबल्स में भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता ही, जवाहरलाल नेहरू साहब की किताब है। तो एटम एंड सेल्फ एक किताब बच गई है। बेसिकली मैं भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, ऑड वन आउट दिया गया है, आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। जो मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई नहीं कर सकते, मैं तो क्यों बोलूंगा। 29 जून 1966 को दौलत डी.एस. कोठारी रिपोर्ट किस एजुकेशन मिनिस्टर को थमाई गई, पकड़ाई गई? कपिल सिब्बल, एम.सी. चागला, जे.पी. नायक और बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, अब मैं ना आपके सामने एक लाइक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का वेबसाइट ही है, वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें ना आप जितने भी, जैसे NEP 1986 हो गया, 1968 हो गया, है ना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हो गया, और NCF हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आप मैच कर लेना, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा। चलो जी, अब देखो, तारीख दी हुई है 29 जून 1966। ये स्टार्टिंग से ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं। ये क्या हो गया, 2 सेकंड रुकना, ये भी ना यार। हम्म ये सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की हमारी लिस्ट है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1947 से 1958 तक, फिर श्री मली, ये सारे हैं, हुमायूं कबीर, है ना। तो बेसिकली हमें पूछा है 1966, और तारीख क्या है भाई, तारीख है हमारी 29 जून। तो आप जरा देखो, पॉइंट नंबर 4, श्री MC चागला, जो कि 21 नवंबर 1963 से 13 नवंबर 1966, तो हमें तो अप्रैल की डेट पूछी हुई है, तो वो इसी में आ जाएगा। तो उस टाइम हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो वो यही आ जाएंगे, MC चागला। उसके बाद उन्होंने रिजाइन हो गया, क्या होगा कुछ नहीं पता, फिर थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे 1 साल तक, फिर फारूक दिन अली अहमद आए थे, ठीक है। तो इसका तो आंसर मैंने क्लियर कर दिया है, MC चांगला है। एक 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसके आसपास का भी ना तुम वो देख लो, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अगर आपसे पूछ लेना कि NEP 1986 के टाइम पे कौन थे, तो इसमें आपको करके आना है PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। एक 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, तो अर्जुन सिंह, श्री अर्जुन सिंह वहां कर देना, ठीक है, बस, ठीक है। और बाकी ये 2005 वाले देख लो, अर्जुन सिंह, और बस, कपिल सिब्बल हमारे RT के टाइम पे थे, पूछ ले, RT के टाइम पे कौन था, तो कपिल सिब्बल साहब थे, है ना। और ये NEP 2020 के टाइम पूछते तो रमेश पोखरियाल थे। लिख लोगे, लिख लो इसको, है ना, ठीक है। इस पे MC चांगला। 1986 के टाइम पे कौन थे, PV नरसिम्हा राव। 1992 बताई दिया, अर्जुन सिंह। और फिर ये लेटेस्ट में कहाँ गया, लेटेस्ट में आपका रमेश पोखरियाल। पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, वुड्स कमीशन डज नॉट इंक्लूड। देखो भाई पता है क्या है? अब ये क्वेश्चन ना इन्होंने बनाया, ठीक है, आगे बात समझ, पर ये ना इन्होंने ऑप्शन की लैंग्वेज पता नहीं कहाँ से उठाई है, कहाँ से नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ऑड वन आउट से हो जाएगा ये। इसमें पूछा है वुड्स कमीशन में क्या इंक्लूड नहीं है, तो ऑड वन आउट से आराम से हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। एम्फोसिस दिया गया ज्यादातर प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल्स में, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना, सोर्स कहाँ पे है। एजुकेट द नेटिव्स ऑफ इंडिया, ताकि वो पब्लिक सर्वेंट्स बन सके, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड, वेस्टर्न नॉलेज को इम्पार्ट करना, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में इंडियंस को बताना, ये तीनों ही चीज इसका मेन मुद्दा था, मेन पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट देखो, पढ़ना इसको, समझना। टू परस्यू अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पासिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट बिकेम मैंडेटरी। टू परस्यू अ
यूनिवर्सिटी एजुकेशन पासिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट बिकम मैंडेटरी। कुल मिला के बात ये लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपको इंटरमीडिएट के बाद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको सोर्स की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वुड आयोग में शामिल नहीं है? मध्यवर्ती से गुजरने वाली विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य हो गया। क्या कुछ आया समझ में इसमें? मध्यवर्ती से गुजरने वाली विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य, कुछ भी जबरदस्ती, क्योंकि इंग्लिश में देखो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक मतलब जो असल पीवाईक्यू में दी हुई है वो यहीं दी हुई है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज और अच्छी हो सकती थी। बाकी आप देख लो, 3 ऑप्शंस पश्चिमी ज्ञान प्रदान करने के लिए, भारत के मूल निवासियों को शिक्षित करना ताकि लोक सेवकों का एक वर्ग बनाया जा सके, और प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालयों को पर बहुत जोर दिया गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 18 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। पहला पॉइंट तो ये है, क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, दूसरा एम यही है कि जो आपका वेस्टर्न कल्चर है, जो उसकी यूरोपियन आर्ट्स है, साइंस है, फिलोसफी को लेके आना है ना। और उसके बाद ग्रेडेड स्कूल्स बनाए गए। ग्रेड स्कूल्स मतलब कि पहले बच्चा एलिमेंट्री में, फिर हाई स्कूल में, फिर इंटरमीडिएट में, फिर कॉलेज में, और देन यूनिवर्सिटी में। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना पहला, कि बच्चे इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी में जाना मैंडेटरी है, तो इंटरमीडिएट के बाद बच्चा कॉलेज में जाएगा, फिर जाएगा यूनिवर्सिटी में। बाकी इसका मैक्सिमम ध्यान वहां पे था ही भाई, हाई स्कूल्स में, एलिमेंट्री में, और उन स्कूल्स में आप उनका मैक्सिमम फोकस था ही। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं किसी भी तरीके की। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, टू परस्यू यूनिवर्सिटी एजुकेशन पासिंग आउट ऑफ इंटरमीडिएट बिकेम मैंडेटरी। बाकी सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 देखते हैं, रेनिंजुली 3 रिंग मॉडल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें अबव एवरेज एबिलिटी आती है, टास्क कमिटमेंट आती है, और क्रिएटिविटी आती है, उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं आती। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेनिंजुली 3 रिंग मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देता है, अबव एवरेज एबिलिटी, फिर क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट, और बीच में होता है लाइक एक गिफ्टेड चाइल्ड मान लो, है ना, बस उसकी तरह। समझ के, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पॉइंट इज क्लियर। प्रतिभाशालिता के रेंजुली 3 रिंग मॉडल में शामिल नहीं है, तो विश्वसनीयता शामिल नहीं है। अगले में चलते हैं इंग्लिश में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1995 में वो ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं टिकी, ये पूछा गया है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, जो कि पार्ट नहीं था इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और सिर्फ 7% बच्चों ने सही उत्तर दिया। अब ध्यान सुनना मेरी बात। माइक चल रहा है, हाँ। क्वेश्चन समझ आ गया कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1995 था वो ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। कौन सा पार्ट नहीं था? पहला, केटरिंग टू डाइवर्स स्टूडेंट्स लर्निंग साइड बाय साइड इन द सेम क्लासरूम। भाई ये पहला ही ऑप्शन गलत है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चा क्लास के बाहर जाके पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्लास में 2 बच्चे हैं, एक ब्लाइंड है और एक हैंडीकैप्ड है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या था, तो ब्लाइंड जब हिंदी का पीरियड होगा तो ब्लाइंड अपने रिसोर्स रूम में जाके हिंदी पढ़ेगा, और जो हैंडीकैप है वो अपने अलग रिसोर्स रूम में जाके हिंदी पढ़ेगा। तो उसमें क्या था, रिसोर्स रूम में जाना पड़ता था अलग अलग, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड तो इंक्लूसिव में आया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। बाकी एडमिशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये हुआ था। एग्जिस्टिंग सिस्टम को कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया। ठीक है, अगला, एडिशनल सपोर्ट के लिए बच्चों को रिसोर्स रूम में प्लेस किया जाता था, बिल्कुल ठीक बात है। प्रमोटेड सेटिंग अप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉर दोज इन नीड वेयर स्पेशल चिल्ड्रन कैन हैव एक्सेस। तो थोड़ा सा स्कूल गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा, बेसिकली ना, इंटीग्रेटेड में बच्चे को स्कूल के हिसाब से ढलना पड़ता था। एक बेसिक बात बता रहा हूँ, बच्चे को स्कूल के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता था। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या था,
स्कूल बच्चे के हिसाब से अडेप्ट करेगा, रैंप से बनवा देगा, अलग अलग चीज कर देगा, वो चीजें समझ गए। हिंदी में आप देख लो एक बार, देख लेना, ठीक है, समझ आ गया। पॉइंट इसके बाकी सारे इसके ऑप्शन थे, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, सबको पकड़ में आ गई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज प्याजे साहब ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी वाइगॉस्की, इमोशनल इंटेलिजेंस यही गलत है, ये हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड रुक जाना। ये रहा जहाँ पे हमने इंटेलिजेंस की क्लास ली थी, जो कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है वो पहली बार सेल्वो और मेयर साहब ने दिया था, और डैनियल गोल्डमैन ने इसको फेमस किया था अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस से। ठीक है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पूछ भी लें किसने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस, तो सेल्वो और मेयर ने दिया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बता के आ जाना, यहाँ मैंने बता दिया। 7th, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं टुच्चा क्वेश्चन, अच्छा नहीं टुच्चा क्वेश्चन, पर ना इसमें आप में से काफी सारे बच्चे खा गए मात। मात क्यों खाए मैं बताता हूँ, रुको, चलो एक बार देखना, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि दिख जाए, यहाँ तक करता हूँ जूम आउट ना। एजुकेशन इन इंडिया ऑन डैश has thus largely been focused on collection of data and creation of gender units and coordinators, both of which are strategies to promote gender visibility to the issue of gender equality। नहीं आया समझ, फिर से पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा। एजुकेशन बेसिकली पता है कुछ नहीं कर रखा, एग्जामिनर ने क्या किया है, कोई उसको डॉक्यूमेंट मिला, उसने वो लाइन उठाई और बीच में दे दिया गैप। जब वो गैप देगा और ऑप्शंस उस पर्टिकुलर आंसर के अलावा खुद बनाएगा ना, तो वो बहुत टुच्चे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बना देगा। और यहां पे भी वही सेम केस हुआ है, ये ऑप्शन ही इतने बेकार बनाए हैं कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इन इंडिया ऑन डैश हैज बीन लार्जली फोकस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आपको समझ नहीं आएगा कि बात ही क्या चल रही है, वो डॉक्यूमेंट के बीच से उठा के दे देगा, आपको पता लगेगा नहीं क्या बात चल रही है, तो वहीं से उठा के दिया है। यहाँ आपको पता लगेगा नहीं किसका कलेक्शन ऑफ डेटा, जेंडर यूनिट्स क्रिएट करे हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, जो कि दोनों स्ट्रेटेजी काम आती हैं जेंडर विजिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। इसी बात समझ लो, जेंडर विजिबिलिटी को प्रमोट करना है ताकि हम जेंडर इक्वालिटी के इश्यू को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पैट्रियार्की तो नहीं करेगा जेंडर इक्वालिटी के इश्यू को सॉल्व, जेंडर हिरार्की भी नहीं करेगा। हिरार्की क्या होगी भाई, मेल्स ऊपर फीमेल्स नीचे, वो भी नहीं करेगा। और जेंडर इनइक्वालिटी तो ये जबरदस्ती उसने ऑप्शन बना ही दिया, तो एक ही तो बच गया जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस सोर्स से उठाया, इसकी आप चिंता मत करना। हिंदी में देखो, इस प्रकार भारत में डैश पर शिक्षा काफी हद तक डेटा के संग्रह और लिंग इकाइयों और समन्वयकों के निर्माण पर केंद्रित रही है, जो दोनों लिंग समानता के मुद्दे पर अधिक दक्षता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, दक्षता को बढ़ावा देने की रणनीति है। तो लिंग परिप्रेक्ष्य मैं आपको दिखाता हूँ कहां से उठाया गया, और देखना उसकी दिमागदारी एग्जामिनर की। भाई सुनो अब ध्यान से, जो सर्वे की बात चल रही थी, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात चल रही थी, वो एक किताब है ये, जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन और रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स। ये बेसिकली बात है मेन स्ट्रीमिंग जेंडर की, डीपीपी की। तो एक रामचंद्रन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट मान लो या फिर कोई भी प्राणी मान लो, उन्होंने 2004 में इन्हीं की फील्ड स्टडी, इन्हीं का इन्हीं को स्टडी किया कि क्या जेंडर इनइक्वलिटीज चल रही हैं, कैसे क्या, कुछ नहीं। रुक भाई, चार्ज खत्म हो गया, लैपटॉप बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हो गया, ठीक है, इन्हीं को समझा, मैं इसको नहीं समझा रहा, यहाँ पे कुछ काम की चीज है, जबरदस्ती उठा के दे रखी है, इसके बिना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक सर्वे वगैरह किया, तो वहीं से ये उठ के आया है, ये देखो ये पर्टिकुलर लाइन यहीं से उठा के दी है भाई। 2 सेकंड रुकना, मैं इसको मार्क कर दूं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन इंडिया हैज दस लार्जली बीन फोकस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड क्रिएशन ऑफ जेंडर यूनिट्स and coordinators, both of which are strategies to promote gender visibility to the issue of inequality। बस ये उसने उठा के दे दी बिल्कुल लाइन, और ये उठा के आपको पता है कहां से दी है, मैंने आपको बता दी कहां से दी।
समझ गए? इसमें ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा और कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। 2004 में क्या जेंडर इनइक्वालिटी का सीन था, और आपने अपने मम्मी पापा से सुना भी होगा। As discussed, however, the tendency in India has been to create female cadres. फीमेल कैडर, इंडिया की टेंडेंसी उस टाइम पे क्या थी? फीमेल कैडर बनाने की। फीमेल कैडर बताता हूँ क्या होती है। एंड जेंडर यूनिट्स एंड येट ट्रीट them as a distinct from the main frame of administrative planning and delivery. Most female cadres are paid on मतलब ऑनरी सैलरी दी जाती थी कि ले भाई, अगर आपको याद हो ना, ऐसा होता था कि पहले मेल्स को मिलती थी लाइक किसी जॉब की 20,000, उसी सेम काम की फीमेल्स को मिलती थी 5,000। तो उसी इनइक्वालिटी की बात करी गई है कि काम सेम करते थे मेल्स और फीमेल्स, और फीमेल कैडर्स को ऑनरियम्स, ऑनरियम्स ही होगा ना, ऑनर ऑनरियम्स ही है, ठीक है। बेसिकली एक मीठा सौदा था कि ले भाई तू काम करे, तू ले ये ले, ठीक है। तो उन्हें सैलरीज नहीं दी जाती थी, उन्हें ऑनरियम्स दी जाती थी रेदर देन सैलरीज, ठीक है। तो इसकी बात करी हुई है इस गुरुजी ने, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बिना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा काम था बताने की, क्या हो गया, 2 सेकंड रुकना भाई, हाँ, मेरा काम था बताने का, मैंने दिया पता, ठीक है। इसके बिना भी, इस डॉक्यूमेंट के बिना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, गिवन द फैक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है कैसी नहीं। The major steps towards the spread of tribal education in India was the enactment of recommendations from the NPE 1986। कि मेजर स्प्रेड क्या था ट्राइबल एजुकेशन को लाइक लागू करने का, स्प्रेड करने का, कि भाई ट्राइबल एजुकेशन दूर दूर तक फैले। तो क्या था? पहला ऑप्शन, प्रायोरिटीज विल बी अकॉर्डेड टू द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज। पहला बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर हो सकता है कि भाई जितना हो सके प्रायोरिटी दो ट्राइबल एरियाज में प्राइमरी स्कूल खोलने की। दूसरा क्या है, आस्किंग SC STs टू लीव देयर होम। भाई ऐसा नहीं करेंगे कि जो ट्राइबल पीपल हैं, STs हैं या फिर SC हैं, उनको बोलेंगे चलो भाई तुम यहाँ से निकलो और तुम सिटी, और सिटी है, शहर है, उसमें जाके पढ़ो, नहीं बोलेंगे। फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड लर्निंग विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। इंटीग्रेटेड लर्निंग को के फोकस किया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, नेगेटिव पॉइंट हो गया। और SC STs के एरियाज को हम अर्बनाइज कर देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी देनी है ट्राइबल एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स खोलने की, जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय को खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। 9th क्वेश्चन चलते हैं जी। निम्नलिखित में से किसने 10+2+3 की अवधारणा दी? हंटर कमीशन, NCF 2000, बोरे समिति या कोठारी कमीशन? फिर से देख लो भाई, हंटर कमीशन था नहीं, हंटर कमीशन मैं दिखा दूंगा होता क्या। NCF 2000 तो अभी रिसेंट का ही है, और 2000 तो 2005 में आया था, है ना। और बोरे कमेटी तो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन के लिए थी, हेल्थ एजुकेशन नहीं, बेसिकली हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए थी बोरी कमेटी। अभी आगे सवाल आएगा उसमें आ जाएगा। और कोठारी कमीशन ने हमें 10+2+3 का ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ठीक है। NCF भाई 4 बार आ चुका है, NCF 1975, 1988, NCF 2000 और NCF 2005। ये 4 NCF आ चुके हैं। 10+2+3 की बात करी गई है। पॉइंट इज क्लियर। कोठारी कमीशन। 10th क्वेश्चन लो जी, देखो जी। कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन बेसिंग दैट चिल्ड्रन शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड नरिश्ड इन चिल्ड्रंस गार्डन लाइक पेरेंट्स इन द गार्डन वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी ने कर दिया होगा, फ्रोबेल द्वारा दिया गया था, ठीक है, फ्रोबेल। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, देखो ये क्वेश्चन आपको आ गया, बहुत बढ़िया। और कुछ इसमें से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, मैं वो करवा रहा हूं। लो जी, फ्रेडरिच विलियम विलियम विलहेल्म फ्रोबेल, ठीक है, ये बाहर देश के नाम है, विलहेल्म विलियम की, जो भी वो इसको बोलेंगे भाई। एक तो ना ये लाइन आप लिख लो, ये लाइन हंसते खेलते आपके सामने आ जाएगी और आप बता नहीं पाओगे किसने क्या दी है। By this, in the period of childhood, the child is placed in the center of all things, and all things are seen only in relation to himself, to his life। इन्होंने बोला था कि भाई एजुकेशन के अंदर, पीरियड ऑफ चाइल्डहुड के अंदर हम चाइल्ड को ऐसे सेंटर में रखेंगे,
और जितनी भी चीजें हैं वो चाइल्ड के हिसाब से करी जाएंगी, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से करी जाएंगी। ऑल थिंग्स आर सीन ओनली इन रिलेशन टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना, आ जाएगी। कोई ज्यादा हार्ड लाइन नहीं, मैं याद नहीं कर रहा। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री दी हुई, कब पैदा हुआ भाई, मम्मी जल्दी उम्र में चली गई, फिर पापा ने फिर दूसरी शादी कर ली, स्टेप मॉम चली गई, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कहाँ से कई देर भाई धक्के खाता अंडा अपने, कभी अंकल के घर चला गया, फिर और कहीं पढ़ाई करने चला गया, बहुत काम करे इस लड़के ने। ये चीज है बस, ये जो मैंने मार्क किया वो पढ़ो बस आप। ऑन 13th November 1816 इन अ पीजेंट्स कॉटेज इन ग्रिशिम, फ्रोबेल नाउ 34, उस टाइम 1816 में फ्रोबेल 34 साल के थे, उन्होंने यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पता क्या पूछेंगे क्या नहीं, लिख लो। ठीक है, उसमें उसके 5 बंदे थे, उसके सारे नेफ्यू थे, चाचा भतीजा के लड़के थे सारे। चाचा भतीजा नेफ्यू तो वो हो गए ना, भांजा भांजी हो गए ना। 1817 मूव, ये छोड़ दो, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। इन 1826 फ्रोबेल पब्लिश्ड प्राइवेटली द एजुकेशन ऑफ मैन। पूछ लेंगे द एजुकेशन ऑफ मैन किसने लिखी है, तो फ्रोबेल साहब ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 1837, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान सुनना। इन 1837 जब वो 55 साल का हो गया, फ्रोबेल ने एक स्कूल ओपन किया, किसमें, किलहेऊ एक जगह थी वहां पे। और ना वो उसको प्रॉपर नाम नहीं दे पा रहा था कि भाई अपने स्कूल का नाम रखूं क्या। ठीक है, 1837 में स्कूल खोला, 3 साल बीत गए, नहीं नाम पता लगा, नाम नहीं रखा। एक दिन चलते 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 उसके दिमाग में आया और वो एकदम से चिल्लाया, यूरेका। यूरेका मतलब आई गॉट इट, पता लग गया क्या नाम है, लिख दिया ना, यूरेका किंडर गार्डन शैल द इंस्टीट्यूट बी कॉल्ड। तो उसने बोला कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मेरा जो स्कूल है, इसको मैं बुलाऊंगा किंडर गार्डन। ठीक है, फ्रोबेल डिस्क्राइब्ड किंडर गार्डन एज, किंडर गार्डन को किसने कैसे डिस्क्राइब किया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ कल्टीवेशन ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज फॉर ऑल साइडेड एंड देयरफॉर फॉर इंडिविजुअल कल्टीवेशन ऑफ द सेम थ्रू प्ले क्रिएटिव। बेसिकली वही है कि बच्चे को खेलने दो, सेल्फ एजुकेशन है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, क्रिएटिव प्ले है, सेल्फ एक्टिविटी है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सारी चीज। उस किंडर गार्डन में ना उसने 2 प्ले मटेरियल इंट्रोड्यूस किए, 2 प्ले मटेरियल इंट्रोड्यूस किए। पहले का नाम था गिफ्ट्स, दूसरे का नाम था ऑक्यूपेशंस। लिख लो, पूछ लेगा ये गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशंस 2 प्ले मटेरियल किसने इंट्रोड्यूस किए, कहाँ किए, है ना। तो 2 प्ले मटेरियल को उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। पहला था गिफ्ट्स और दूसरा था ऑक्यूपेशंस। इन दोनों का अलग अलग काम था, इन दोनों का अलग अलग काम था। जो कुल मिला के गिफ्ट थे ना, वो 10 गिफ्ट थे, कुल मिला के 10 गिफ्ट थे। इनके नाम जरूरी नहीं है, अब भाई उसका मत्था सनक जाए तो ये तो मेरे को भी मेरे को भी नहीं पता इसका उसका कब मत्था सनक जाए। तो बाकी देख लो, फ्रोबेल डेवलप 10 गिफ्ट्स। बहुत छोटे मटेरियल्स थे, मैनिपुलेटिव मटेरियल्स थे, मैनिपुलेटिव जिसमें बच्चा थोड़ा सा एक्टिविटी दिखा पाए। सीरीज ऑफ 6 कलर्ड यार्न बॉल्स, ऊन का गोले थे, वुडन बॉल्स थी, क्यूब्स थी, ब्रिक शेप ब्लॉक्स थे, वुडन टैबलेट्स थी, और बहुत सारी चीजें थी। अब गिफ्ट का काम क्या था, गिफ्ट्स वर टू एक्सरसाइज एंड डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर्स एंड नॉलेज। लिख लो, लिख लो। इसमें पता है क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मैं बताऊं क्या क्वेश्चन आ जाएगा। ऑक्यूपेशंस पता है तो उसके बताऊंगा क्वेश्चन क्या आएगा। फ्रोबेल सो द गिफ्ट्स एज अ होल whose parts explain advance each other। बेसिकली ना एक सीरीज ऑफ ये चीजें थी, जैसे 10 गिफ्ट से, तो पहले उसने लाइन इंट्रोड्यूस कर दी, फिर लाइन के बाद थोड़ा शेप्स आ गई, तो उसी सीरीज में था। ठीक है, इधर इतना खोल के लिखा हुआ, बट आप गिफ्ट्स का मतलब क्या बस वो समझ लो, और हमारा ज्यादा काम का नहीं। ऑक्यूपेशन देखो, ऑक्यूपेशंस वर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द यूज ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करके आप स्किल को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो काम था ऑक्यूपेशंस का। उसमें क्राफ्ट एक्टिविटीज, क्ले, कार्डबोर्ड, वुड कार्विंग्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वीविंग, ड्राइंग, ये सब चीज थी। ठीक है, ईच गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन हैड इट्स ओन पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ चाइल्ड माइंड। तो हर ऑक्यूपेशन का, हर गिफ्ट का एक अपना ही तरीका था
एक अपना ही अलग लेवल था। बच्चे के हिसाब से उसे वो गिफ्ट और ऑक्यूपेशंस दिए जाते थे। क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। लिख देंगे गिफ्ट्स डैश, और गिफ्ट्स के आगे लिख देंगे वर द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द यूज ऑफ नॉलेज। सेकंड, ऑक्यूपेशंस लिख देंगे और डैश दे देंगे गिफ्ट्स वर टू एक्सरसाइज एंड डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ चाइल्ड। ऊपर नीचे कर देंगे, बोल देंगे ओनली वन, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू, ओनली टू। समझ गए गिफ्ट्स का क्या काम है, ऑक्यूपेशन का काम है, क्या समझ गए। ठीक है, इसकी एक बहुत पॉपुलर किताब 1843 में फ्रोबेल पब्लिश हिज मोस्ट पॉपुलर बुक मटर एंड कोजी लिटर। बेसिकली यार थोड़ा सा ना ये जो फ्रोबेल नाम है मेरे ख्याल से पता नहीं, ऊपर देख लेते हैं कौन से देश में पैदा हुआ ये, है ना। अब यहाँ पे भी यार ये ओबरस्वैच थुरिंगिया, ये कहीं ना मुझे जहां तक लग रहा है ये जर्मन या फिर रशियन ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे फ्रेडरिच है ना, इन सब नाम से मुझे लग रहा है। मंगोलियन वगैरह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम मंगोलिया था नहीं, उस टाइम तो रशिया ही था। चलो, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फॉर मदर्स ऑफ इन्फेंट्स फॉर यंग चिल्ड्रंस। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु पब्लिश द बुक मटर एंड कॉज लीडर, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, बेसिकली वो होता है ना लूला में होते हैं वो चंदा मामा दूर के, दही बताशे दूर के, जो भी है, तो उसमें बेसिकली इन्फेंट्स के लिए, यंगर चिल्ड्रंस के लिए सॉन्ग थे, मदर्स ने गाए थे। जर्मनी का था ये, जर्मनी का है ना, जर्मनी बोला मैं, जर्मन। पॉइंट इज क्लियर। बाकी इसमें कुछ है नहीं, फिर यहाँ पे थोड़ी उसकी पर्सनल लाइफ आ गई, भाई शादी कर ली लड़के ने, बाकी चीजें हैं इसकी, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका ना एक स्टाइल था जिसे हम कहते हैं पैंथिस्टिक आइडियलिज्म। पैंथिस्टिक आइडियलिज्म, पैंथिस्टिक आइडियलिज्म का मतलब आपको पता ही है। पैंथिस्टिक का मतलब आप मान लो एब्सोल्यूट, तो ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट आइडियलिस्टिक था, है ना। तो हुआ क्या, इससे अट्रैक्ट होके, इसके कोई भाई शिष्य या फिर इसको फॉलोअर्स जो हैं वो अमेरिका में भी थे। तो अमेरिका में एक लड़की थी एलिजाबेथ पीबॉडी, उसने पहला इंग्लिश लैंग्वेज किंडरगार्टन शुरू किया। आ जाएगा, हु स्टार्टेड फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज किंडरगार्टन, तो एलिजाबेथ पीबॉडी। पॉइंट इज क्लियर। अगला, ये वो लाइन है जो अभी क्वेश्चन में उठा के दे रखी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही मेड वाज सिंपली द नेम किंडरगार्टन, लिटरली चाइल्ड्स गार्डन। किंडरगार्टन का मतलब ही चाइल्ड्स गार्डन होता है, जिसमें होता है गार्डन फॉर चिल्ड्रन, सिंपल सी बात, एंड नो बकवास। ठीक है, बस ये खत्म हो गया, लास्ट में देख लो। फ्रोबेल ने ना बेसिकली चाइल्डहुड को, पूछ लेंगे फ्रोबेल ने किस में डिवाइड डिवाइड किया। फ्रोबेल ने बेसिकली चाइल्डहुड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक अर्ली चाइल्डहुड में और एक लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड 0 से 8 तक, और लेटर को उसने बोला स्कॉलर पीरियड। ठीक है, यही अर्ली चाइल्डहुड का आइडिया उसका इतना फेमस होगा कि जिसको हम आज तक यूज करते हैं। द आइडिया डेट अर्ली चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम बर्थ टू एज रिमेन्स स्ट्रॉन्ग टुडे। और बस इसका बाकी टेढ़ा मेढ़ा वही काम था, अर्ली में क्या होता है, और लेटर में वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, वो आपके कंटेक्स्ट का भी नहीं है ना, कंटेक्स्ट का तो है पर पूछेंगे नहीं, है ना। एक ही और, द टर्म चाइल्ड सेंटर्ड ओरिजिनेटेड विद फ्रोबेल फर्स्ट अपीयरिंग इन द एजुकेशन ऑफ मैन। जो इसने किताब लिखी तो पहली बार ये चाइल्ड सेंटर्ड जो टर्म है वो यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। सबको बात आ गई समझ में, ये यहाँ पे हो गया हमारा फ्रोबेल खत्म। ठीक है, समझा दिया, कर ली पीएचडी, अब चलें आगे। 11वां, who recommended removing the secondary level of education from the university in order to improve the standards of university education। हुआ क्या था, हुआ ये था कि पहले क्या था, सेकेंडरी के बाद आप सीधा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जा सकते थे 10th क्लास के बाद। पर क्योंकि कुछ बच्चे या फिर वो उतना बच्चों का लेवल नहीं हो पा रहा था, तो एक ऐसा कमीशन आया, उसने बोला कि भाई ये चक्कर हटाओ सेकेंडरी का, अब इसमें 2 क्लास और जोड़ेंगे जिसे हम लो लेवल का कॉलेज बोलेंगे, लो लेवल का कॉलेज बोलेंगे, जिसमें हम 11th 12th वही आर्ट्स केमिस्ट्री आर्ट्स साइंस वाला चीज़ें करवाएंगे। अगर आपको याद है तो
कोठारी नहीं है, कोठारी से पहले काम हो चुका है, ये आज़ादी से पहले काम हो चुका है। हंटर नहीं है, मुदालियर नहीं है, ये है सैडलर कमीशन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रिपोर्टर की तरह साउंड कर रहा हूँ, ये है सैडलर कमीशन। चलो जी, हंटर ही देख लो, हंटर पढ़ा रखा है सारा चीज है ना, कुछ नहीं छूटा नहीं हुआ, सब कुछ पढ़ा रखा। ये रहा सैडलर कमीशन। इन्होंने कंसेप्ट दिया इंटरमीडिएट कॉलेजेस का, इंटरमीडिएट कॉलेजेस का। इन्होंने बोला कि भाई ये हटाओ, सेकेंडरी के बाद जो बच्चे सीधा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं इनको हटाओ, सेकेंडरी के बाद हम लाएंगे इंटरमीडिएट कॉलेज, उसके अंदर बच्चा आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग ये पढ़ पाएगा, और उसके बाद उसका मन करे तो जा सकता है अपने कहाँ पे, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। ये लिखा भी हुआ है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बी एस्टेब्लिश्ड and trusted with admission. Perhaps the seed of concept +2 stage or junior college today is laid by Sadler Commission. 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 20। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म, सैडलर कमीशन। चलें 12th पे, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सक्लूड्स। कौन सा एक्सक्लूड करता है भाई, कोई नेगेटिव पॉइंट देख लो, नेगेटिव पॉइंट मुझे दिख ही रहा है, इसको मैं समझाने वाला हूं नहीं। लास्ट पॉइंट दिख रहा है, सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आई तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो ये ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि सेग्रेगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, तो हमें सेग्रेगेशन नहीं करनी चाहिए। बट थर्ड पॉइंट देखो, सेग्रेगेशन ऑफ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, दोनों द्वंद हो गए, तो भाई बच्चे का सेग्रेगेशन करना चाहिए ही नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बोलता है बच्चों का अलगाव नहीं करना चाहिए, सारे बच्चों को एक साथ एक ही बैठ सबको बैठ के क्लास में पढ़ना चाहिए। तो इनमें से अवधारणा शामिल नहीं है बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं जी। भाई कि अच्छा 8:50 में, ठीक है, मैं डर गया 9:50 हो गए। What is the method in which the child needs to given in close proximity in time to when it is needed, कि जब बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए। फिर से पढ़ लो एक बार हिंदी में, आसान क्वेश्चन है तो यार। वह कौन सी विधि है जिसमें जब सहायता की आवश्यकता हो तो इसे शीघ्र वितरित किया जाना चाहिए? तो ये कुछ नहीं है, ये है स्कैलफोल्डिंग, ये है पाड, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पाड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं बताने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो 27%। देखो पता है इन क्वेश्चंस में ना, आप जब भी पीवाईक्यूज दोगे जिसमें आपको परसेंटेज दिखे अंडर 40, अंडर 35, तो ये ना चांदी वाले सवाल है। चांदी वाले सवाल मतलब ये आम जनता को नहीं आ रहे हैं, ये कुछ को आ रहे हैं, और जो कुछ 5-10% वाले हैं वो तो सोना है आपके लिए, वो किसी को भी नहीं आ रहे। मुश्किल से एक बच्चे ने तुक्का लगा दिया, वरना नहीं आ रहे किसी को। समझ रहे हो? तो इन चीजों को ना बहुत ध्यान रखना। विच करिकुलम कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो कि एक्सप्लिसिट करिकुलम का पार्ट नहीं है, बट जो इसमें ना हमारे एटीट्यूड्स में, बिलीव्स में चेंजेस आते हैं। हिंदी में देख लो, किस पाठ्यक्रम में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों प्रकार के सीखने के अनुभव शामिल है, जो स्पष्ट पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों में परिवर्तन होता है। ये भी ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है क्लास में। चलो जी, बेसिकली 3 टाइप के करिकुलम होते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नल, या फिर बोल लो ओवर्ट करिकुलम, कोवर्ट करिकुलम या नल करिकुलम, है ना। ओवर्ट करिकुलम बोल लो, हिडन बोल लो, कोवर्ट बोल लो, हिडन को हम कोवर्ट भी बोल सकते हैं, ये सब चीजें हैं। लो जी, इसको आपको अगर याद हो, हमने करिकुलम की क्लास में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 2 सेकंड में ओपन कर देता हूँ। लो जी, टाइप्स ऑफ करिकुलम आप देख पा रहे हो, ओवर्ट है या फिर एक्सप्लिसिट है, हिडन है या फिर इम्प्लिसिट है। क्वेश्चन में वैसे ही क्लियर हो गया, डेट आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट करिकुलम। ऐसा कौन सा करिकुलम है जो एक्सप्लिसिट करिकुलम का पार्ट नहीं है? तो वो इम्प्लिसिट ही है, इम्प्लिसिट को हम बोलते हैं हिडन करिकुलम। ये था ओवर्ट, ओवर्ट के अंदर जो हमें सब कुछ दिखता है। हिडन ये होता है अनइंटेंडेड या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम, जो अननोटिस्ड होता है। इसमें हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, चाहे हमारे जेस्चर में, चाहे हमारे पोस्चर में, चाहे हमारे आई कांटेक्ट में। इसमें हर तरीके से मतलब बिहेवियरल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। अब वो कैसे आते हैं भाई? टीचर को देख के कुछ सीख लिया, है ना, किसी
स्टूडेंट को देख के कुछ सीख लिया, बोलने का तरीका किसी का वो अडेप्ट कर लिया, वो सब चीजें, है ना। तो ये है आपका हिडन करिकुलम। नल करिकुलम वो करिकुलम होता है, पहली बात सवाल एक पीवाईक्यू में आया हुआ है, नल करिकुलम किसने दिया था भाई? नल करिकुलम आपका इसनर साहब ने दिया था, ये सवाल आ ही रखा है। नल करिकुलम वो है जो कि हमारे सिलेबस में अवेलेबल नहीं है और जानबूझ के हटाया गया है, जैसे कि हमारे सिलेबस में लाइफ एजुकेशन, कैरियर प्लानिंग, ये सब कुछ नहीं है ना। 14th हो गया भाई, चलें 15th पे। मॉन्टेसरी एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं करता? ये मॉन्टेसरी का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, किसी कोई दिक्कत नहीं आती। पहली बात पॉइंट ठीक है। एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम विद इन लिमिट्स, बिल्कुल ठीक है, लिमिट्स के अंदर एंजॉयमेंट कर सकते हैं भाई। देखो लिमिट के बाहर की चीज नेगेटिव पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप सोच रहे हो कि विद इन लिमिट्स आ रहा है तो ये नेगेटिव नहीं भाई, पॉजिटिव पॉइंट है। अगर लिख देते हैं एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम विदाउट लिमिट्स तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ असेसमेंट का मौका बिल्कुल दिया जाता है। एक्टिव सीकर्स को सपोर्ट किया जाता है, या फिर सीकर्स को एक्टिव बनाया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट टू बिकम एक्टिव सीकर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 19th सेंचुरी, ये पॉइंट इसका गलत है। अगर आपको याद हो तो मॉन्टेसरी ये जो महिला थी, इन्होंने कैसा दी बेम्बनी नाम का स्कूल चालू किया था, जो कि 1907 में किया था। ये हमने क्लास में कर लिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी पीडीएफ में इसका है, मैंने बेसिकली सारे लिखे हुए हैं, कौन सा पेज पे क्या है, बस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कौन सा पेज पे क्या है, आंसर्स नहीं है इसमें, क्वेश्चन सिर्फ। इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 262, ये इसी पीडीएफ के पेज नंबर 262 पे। ये Maria Montessori, the voice of Seguin seemed to be like the voice of foreigner crying in the wilderness, and my thoughts were filled with the immensity and importance of work which should be able to reform the school and education. ये इसकी लाइन है, इसकी लाइन बस आप याद कर लो, जहाँ सेगविन आ गया वहाँ पे आपको मारिया मोंटेसरी लगा के आना है, बात खत्म होगी यहाँ पे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ क्लास में, ये लिखा हुआ है जो मैंने ये लिखा हुआ है जो काटा मारा हुआ, मैंने क्लास में बताया था कि थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। 1907 में she opened the first Casa di Bambini, a school of normal children who were running wild in Rome's tenements while their parents were at work. In Montessori method first published 1909, 1909 में उसने Montessori method को पब्लिश किया। 1909 इज नॉट द 19th सेंचुरी, ये हो जाएगी 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? 20th सेंचुरी। जो तो मॉन्टेसरी एजुकेशन कब आया? 20th सेंचुरी में, नॉट इन 19th सेंचुरी। पॉइंट इसके जैसे अभी 2025 चल रहा है तो ये 20th सेंचुरी नहीं है, ये 21st सेंचुरी है ना। 16th विच फैक्टर इन द सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, थोड़ा इसको बाद में कराऊंगा लास्ट में, इसी में। The recommendation given by Kothari Commission to revamp the education system in India did not include, एक बार हिंदी में देख लो, भारत में शिक्षण प्रणाली को सुधारने के लिए कोठारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों में डैश शामिल नहीं था। लो जी, बेसिकली ना कोठारी कमीशन ने 23 रिकमेंडेशंस दी थी, बिल्कुल ऑन पेपर लिख के कि भाई ये तो होना ही होना चाहिए। तो उन्हीं 23 में से तुमसे 4 पूछ लिया और पूछा कि कौन सा नहीं था। बहुत इजी है, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स और स्टैंडर्ड्स दिए थे कि 10+2+3 का ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी दी गई थी कि यूनिवर्सिटी को अलग अलग यूनिवर्सिटी को अपने अलग अलग करिकुलम डिजाइन करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ड ऑन उनके पास कैसा बच्चा आ रहा है या फिर वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसलिए आप देख पा रहे हो कि आज हर कॉलेज की अपना अलग अलग किताबें हैं, ठीक है। प्रमोटिंग संस्कृत एट रीजनल लेवल, ये इसका पॉइंट था ही नहीं, ये इसका रिकमेंडेशन था ही नहीं। इसका रिकमेंडेशन ये जरूर था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो भाई, पहली लैंग्वेज बच्चों की उसकी मदर लैंग्वेज हो, फिर सेकंड अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो इंग्लिश हो सकती है ना, XYZ चीजें। थर्ड कोई मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, वो चीजें, ठीक है। और अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है तो पहली उसकी भाई मदर लैंग्वेज, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश, है ना, ये चीज। अब मैं आपको दिखाता हूं एक जादू वाली चीज। जादू वाली चीज तो क्या है, कोठारी कमीशन के बारे में ही है।
कोठारी कमीशन 1964 टू 66 है ना, इसे कोठारी कमीशन बोला गया। इसके चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी थे। फॉर्म को कब हुआ? 14 जुलाई 1964। कमेटी में बेसिकली 17 पीपल थे, है ना, और 20 इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल्स भी थे। और पहली बार इंडिया अपना फर्स्ट, मतलब बेसिक पहली एजुकेशन पॉलिसी थी ना, तो ये पहली बार बना रहा था। थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी, पर कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखा हुआ है, द टेनेंसी ऑफ द कमीशन वाज फ्रॉम 1964 टू 66। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द कमीशन। 29 जून, ये हमने सवाल किया, 29 जून 1966 को उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है पहली, वो MC चांगला साहब को सबमिट करी। ठीक है, बेसिकली इसमें 12 टास्क फोर्स थी, ये भी आप लिख लेना, पूछ लेंगे इसका कुछ DCP वाले का जो एग्जामिनर, उसका कुछ मत्था नहीं पता कौन सा क्या पूछ ले। बेसिकली 12 टास्क फोर्स थी, याद करनी बहुत आसान है, याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। एजुकेशन वाली सारी टास्क फोर्स है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, ये होगी आपकी एजुकेशन वाली। ठीक है, 5 तो याद होगी, 7 ही है ना, 7 ही तो है ये आपकी। 5 तो आपको, यार मेरा पेन पता नहीं कहाँ गया जो मैं इसमें टैब में इस्तेमाल करता हूँ, 2 सेकंड रुकना एक बार। भाई पेन तो मिला नहीं, चलो ऐसी माउस से काम चलाना पड़ेगा। देखो ये 5 तो आपको याद होगी शुरू की, 12 टास्क फोर्स है, 5 तो याद होगी है। स्टूडेंट वेलफेयर कोई ज्यादा हार्ड है नहीं याद करने, क्योंकि NEP के बारे में बात हुई है, तो स्टूडेंट वेलफेयर आनी आनी है। ठीक है, अब क्योंकि NEP है तो टीचर ट्रेनिंग भी आएगी, टीचर का स्टेटस भी आएगा, समझ गए। और क्योंकि अब भाई इंडिया था आगे बढ़ना, तो साइंस एजुकेशन रिसर्च भी आएगी, फाइनेंस की चीजें भी आएंगी भाई, इकोनॉमिक्स मान लो, फाइनेंस मान लो, है ना। और इन सब को संभालने के लिए, इन बाकी सब चीजों को संभालने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, और कौन कौन सी नई टेक्निक मेथड से आप पढ़ा सकते हो, होगी याद। अब आंख बंद कर लो, होगी याद, आपको याद होगी। 5 तो एजुकेशन, आंख बंद कर लो, मैं बस बोल रहा हूँ। 5 एजुकेशन होगी, स्कूल है, हायर है, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल है और अडल्ट है, ये 5 एजुकेशन होगी है। अब क्योंकि इंडिया बहुत लाइक उस टाइम लड़खड़ा रहा था, तो हमें साइंस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी, साइंस एजुकेशन और रिसर्च की। उसके बाद भाई NEP बना रहे हैं, तो टीचर की ट्रेनिंग के बारे में सोचेंगे, और टीचर के स्टेटस के बारे में सोचेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ सोचेंगे, स्टूडेंट्स वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, और एजुकेशनल फाइनेंस की चीजें, जो जितना पैसा लगेगा वो कैसे लगेगा, कैसे नहीं होगी, भाई बहुत बड़ा काम था, तो कितने करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सारी चीज होगी तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और नई नई टेक्निक्स और मेथड्स पढ़ाने की भी रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट क्लियर? 12 थी, आसानी से याद होगी। टास्क फोर्स से अलग 7 वर्किंग ग्रुप्स थे, एक वुमेन्स एजुकेशन का, एक बैकवर्ड क्लासेस का, स्कूल बिल्डिंग्स कैसी होंगी, स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस कैसे होंगे, स्टैटिस्टिक्स, प्री प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल करिकुलम। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 अलग वर्किंग ग्रुप्स, इनको भी लिख लेना, आसान है, बेसिकली बहुत कॉमन ही है। वुमेन्स एजुकेशन है, बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन, बैकवर्ड जो क्लासेस है उसकी एजुकेशन है, स्कूल बिल्डिंग कैसी होंगी, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप के बारे में बात करेगी, प्री प्राइमरी है, स्कूल करिकुलम है, बस एक अलग ही तो स्टैटिस्टिक्स, इसको याद कर लेना बस। ठीक है, बाकी आपने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा भी हुआ है। 287 पेज की रिपोर्ट थी, MC चांगला साहब को हैंडओवर करी गई थी, 21 महीनों में बनी थी। 9,000 इंडिविजुअल्स कवरिंग एजुकेटर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट को का इंटरव्यू लिया गया था, और बहुत चीजें बनी थी, है ना। इस रिपोर्ट में 4 सेक्शन थे, जर्नल इश्यूज, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, रिकमेंडेशन एंड प्रोग्राम्स। ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये याद कर लो, द 4 मेन थीम्स ऑफ कमीशन, 4 मेन थीम थे भाई कमीशन के। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एंड डेवलपिंग सोशल एंड मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। पहला प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फिर सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना, और सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करना। आसान सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये स्किप कर दो। ठीक है, स्किप तो क्या, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं बता नहीं रहा, जो काम की चीज है वो है, बस ये है काम की चीज अपने। इसमें से ना अब आपकी मर्जी है, ये 23 रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिए, 23 रिकमेंडेशन है जो उन्होंने दिए। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लिख रहे हो। देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो बोल्ड में लिखे हैं, सिर्फ वही लिखना,
जो हाईलाइटेड पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिखना, ठीक है। 23 रिकमेंडेशन है। पहला बताया कि डिफेक्ट्स क्या है भाई एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है कि जो अभी हमारे क्या नए एम्स होने वाले हैं। तीसरा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड्स को सेट किया है 10+2+3 वाला। करिकुलम बनाया गया, बहुत आसान आसान है। टेक्स्ट बुक्स बनाई गई, टीचिंग के मेथड बताए गए, 2 सेकंड रुकना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताया गया, है ना। रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, भाई इंस्पेक्शन कैसे होगा, सुपरविजन कैसे किया जाएगा स्कूल्स का, वो बताया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है वो बताई गई। स्टूडेंट्स के फिजिकल वेलफेयर के बारे में डिस्कशन हुआ। इवेल्युएशन कैसे होगा, अडल्ट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मॉरल एंड रिलीजन एजुकेशन कैसे हो पाएगी। वुमेन की एजुकेशन, वोकेशनल वर्क एक्सपीरियंस, डिस्टेंस एजुकेशन, ये देखो बहुत आसान है ये। मॉरल एंड रिलीजन एजुकेशन हो गया, है ना। एजुकेशन ऑफ वुमेन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, और डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, बहुत ईजी है। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे और क्या क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कैसे कराया जाए, सिलेक्टिव एडमिशन, और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। ठीक है, मेरे पास भाई पेन नहीं है, मेरा पता नहीं पेन कहाँ चला गया जिससे मैं टैब पे लिखता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये मार्किंग देख लेना कैसी हुई है। जो मेन बात थी वो आपको आगे समझ में, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, ये इसकी 23 रिकमेंडेशन थी। इसने पिछले वाले में अगर उन 22 वाले में ये खेल खेला तो अब की बार खेल खेल सकता है। इनमें से कोई 3 दे देगा, चौथा कुछ अलग दे देगा और पूछ लेगा भाई क्या है रिकमेंडेशन क्या नहीं है। बस इसमें कुछ नहीं है आपका काम का। बाकी ये लिमिटेशंस देख लो क्या क्या लिमिटेशंस रही इसकी। देखो क्योंकि पहली बार हमने एनईपी बनाया तो बहुत सक्सेसफुली बना दिया था, बट कुछ लिमिटेशंस। पहली यही है ये कि रीजनल डाइवर्सिटी और कल्चरल वेरिएशंस का हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को लेकर इन्हीं में दिक्कत आई, क्योंकि डिले पे डिले हो जा रहे थे, कोई फंड्स पास नहीं किए जा रहे थे। और तीसरी दिक्कत भी यही आई है, द कमीशंस रिकमेंडेशन डिड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इशू ऑफ हायर एजुकेशन फंडिंग, कि हायर एजुकेशन की फंडिंग कैसे की जाएगी, और जिसकी वजह से फिर से डिले होगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको लिखना मत। ठीक है भाई, कर ली इसमें पीएचडी। 18th क्वेश्चन चलते हैं भाई। द टीचर बेस्ड करिकुलम लीस्ट फोकस ऑन, तो भाई टीचर बेस्ड करिकुलम में सबसे कम फोकस किस पे करता है, देख लो 20% में। इतना आसान क्वेश्चन सिर्फ 20% से उत्तर दे रखा है। टीचर बेस्ड करिकुलम लीस्ट फोकस अपॉन where teachers pull all their focus on learners, children talk and teach exclusively listen, no place of personal interest, भाई ये तो होता ही है, इस पे ज्यादा ही फोकस होता है। ठीक है, हाउ एसेंशियल नॉलेज इज डेवलप्ड इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज, मेमोराइजेशन इज मोस्टली एनकरेज। तो भाई ये सारे ही पॉइंट पॉजिटिव हैं, एक सिर्फ पॉजिटिव मतलब ये सारे के सारे टीचर बेस्ड करिकुलम के ही हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच के ही हैं। पहला पॉइंट देखो, वेयर टीचर पुल ऑल देयर फोकस ऑन लर्नर्स, जहां पे टीचर का पूरा ध्यान ही लर्नर्स पे होता है, जहां बच्चे बोलते हैं टीचर लो, टीचर टॉक एंड टीचर एक्सक्लूसिवली लिसन। ये तो उल्टा दे दिया, टीचर टॉक एंड चिल्ड्रन एक्सक्लूसिवली लिसन। समझे? तो इसमें गलती कहां हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। शिक्षक आधारित पाठ्यचर्या कम से कम इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि शिक्षक अपना सारा ध्यान शिक्षार्थी पर केंद्रित करे, बच्चे बात करें और शिक्षक विशेष रूप से सुनते हैं। ये गलत पॉइंट दिया हुआ है, बाकी सारे पॉइंट टीचर सेंटर्ड अप्रोच के ही है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एनआरटी एक्ट 2009 जॉइंटली मेड प्रोविजंस कि भाई जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको मिलेगी 14 साल तक फ्री एजुकेशन, और जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनको मिलेगी 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन, और जो स्पेशल चिल्ड्रन उनको मिलेगी 18 साल तक फ्री एजुकेशन। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो इसको मैं फिर से बता नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुना। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम एम्फसाइजेस ऑन द मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू लर्नर्स, जिसमें बच्चे के पास सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, जिसमें बच्चे के पास अधिकतम स्वायत्तता होती है, मतलब वो खुद से कुछ भी कर सकता है।
विषय आधारित पाठ्यचर्या नहीं, गतिविधि केंद्रित उपागम बिल्कुल हो सकता है, शिक्षक केंद्रित नहीं, अनुभव केंद्रित उपागम। इसमें ना आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे, जहां तक मेरा आइडिया क्या, मुझे पता है दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, एक एक्टिविटी सेंटर्ड, एक एक्सपीरियंस सेंटर्ड। अब आप ध्यान से सुनो, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी का मतलब बच्चा कुछ भी कर सकता है, एस एक्टिविटी में कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी यहां दी वो फिर वहां जाके नाच रहा है, ऐसा नहीं। अगर कोई एक्टिविटी दे दी गई तो बच्चा उस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन ये बोलती है, अप्रोच ये बोलती है। एक्सपीरियंस सेंटर्ड में ना बच्चे की ऑटोनॉमी नहीं होती। एक्सपीरियंस सेंटर्ड में जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो। आपने ना क्लास में एक मॉडल बनाया, ठीक है, आपने क्लास में एक बनाया मॉडल, छोटा मॉडल था और एक वर्किंग मॉडल था, मतलब कुछ भी हो सकता है। वर्किंग मॉडल था, कुछ वो बोल रहा हो, कुछ वो चल रहा हो, कैसा भी हो सकता है। अब वो मॉडल आपने पकड़ा के हर एक सिंगल बच्चे के हाथ में दे दिया, मतलब मॉडल एक ही है, आपने क्या किया, बेटा लाइन वाइज इसको देखते जाना। अब बच्चा वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच होगी। उसको बच्चे ने पकड़ के समझ लिया, देख लिया, उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच गलत होती है, नहीं भाई, अच्छी होती है। जो उसने चीज कभी पिक्चरों में देखी और कहीं देखी, आपने उसको एक मॉडल बना के तैयार कर दिया, उसने अपने हाथ में देख लिया, उसने समझ लिया, अच्छा ये चीज होती है, एक्सपीरियंस ले लिया उसने। बट आपने बोला कि बेटा आज हम इस मॉडल को बनाना सीखेंगे, आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, आपके पास ये मटेरियल है और ये बनाओ। तो एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच में ज्यादा ऑटोनॉमी होती है बच्चे के पास। पॉइंट इज क्लियर? 16th क्वेश्चन आ लो। 16th क्वेश्चन में बोला हुआ है, विच फैक्टर इन द सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड इज लीस्ट इफेक्टिव इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग? द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, coercion to pursue school environment, if parents have a good educational background। एक बार हिंदी में देख लो, एक बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कौन सा कारक दूसरी भाषा सीखने में कम प्रभावी है? परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि, आगे बढ़ने के लिए परिपीड़न परिपीड़न, स्कूल का वातावरण, यदि माता पिता के शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है। तो ये क्वेश्चन है भाई। देखो, पूछा हुआ है लीस्ट इफेक्टिव, थोड़ा ध्यान सुनना, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, क्या बताऊं। लीस्ट इफेक्टिव पूछा हुआ है, मैं बोलता हूं मोस्ट इफेक्टिव। देखो आप, मोस्ट इफेक्टिव, द सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड इज लीस्ट इफेक्टिव इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब जब अगर बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहा है, समझ रहा है, लर्न कर रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा भाई? पहला बिल्कुल इफेक्ट होगा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली का, बिल्कुल इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो भाई उसको बुक्स में, रिसोर्सेज में, है ना, दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसमें ना ऑलरेडी एक नेगेटिव पॉइंट है, ऑलरेडी एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, आपको दिख रहा हो तो, इन चार ऑप्शंस में। सेकेंड, थर्ड इज स्कूल एनवायरनमेंट। भाई अगर स्कूल एनवायरनमेंट, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मोस्ट इफेक्टिव की, इफेक्टिव उस वे में नहीं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कैसे होगा बच्चा जब वो सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा होगा। तो भाई अगर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिले भाई, शायद क्या, मिलती ही नहीं है। पहला पॉइंट। स्कूल एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, तब भी इफेक्ट आएगा भाई उसकी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पे। और अगर इफ पेरेंट्स हैव अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड, भाई अगर अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है तो अच्छा पढ़ा पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। अब ये आप बाय किसी भी रीजन से नहीं सोच सकते कि एक मजदूर अपने बच्चों को कैसा पढ़ा सकता है और एक आईएएस या फिर डॉक्टर अपने बच्चों को कैसा पढ़ा सकता है ना। हाँ बेशक वो मजदूर का बच्चा जाके कुछ आगे बढ़िया कर जाए, बट स्टार्टिंग से अपॉर्चुनिटीज किसके पास होंगी? वो तो उस ढीठ की गलती है जो डॉक्टर का बच्चा और कुछ ना कर पाए, वो तो उसकी गलती है, माँ बाप की गलती तो नहीं है ना, एनवायरमेंट की गलती है, एनवायरमेंट को स्टार्टिंग से मिला, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स का गुड एजुकेशन बैकग्राउंड है
तब भी बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट आपको ऑलरेडी दिख रहा है, कोअर्जन टू परस्यू। कोअर्जन मतलब जबरदस्ती, ले पढ़। तो भाई जब तक आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ सेकंड लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में आपको अगर जबरदस्ती करवाई जाए तो शायद आप ना कर पाओ, और शायद मेरे जैसा तो कर भी ले। ठीक है, तो भाई ये हमारे ना 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे पास डिसिप्लिन 3, 4 एंड 5 बचा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 2 सेकंड रुकना। थर्ड में ना कुछ नया सीखने को नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने, सब कुछ ऑलरेडी करवाया हुआ है, A to Z करवाया हुआ है। डिसिप्लिन 4 में भी कुछ सीखने का नहीं है, सब कुछ करवाया हुआ है, मतलब क्लासेस में। पर क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।